इस शीर्षक में मैंने बताया था कि किस प्रकार बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के संबंध खराब हुए और किस प्रकार जो अंग्रेज थे वे फोर्ट विलियम के ऊपर जो तोपें लगाना चाहते थे और उन तोपों को लगाने के प्रश्न पर तथा बिना नवाब की अनुमति के जो अंग्रेजों ने जो परकोटे के ऊपर तोपें चढ़ा दी थी, इस कारण सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज हो गया। तथा दूसरा कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम में घसीटी बेगम को वहाँ मैंने अपना समर्थन देना प्रारंभ किया तथा कई जो नवाब के भगोड़े थे उनको भी शरण दे रखी थी। बहरहाल इन सब कारणों के बीच, या हम कह सकते हैं इन सब कारणों के कारण अंग्रेजों और नवाब के बीच मतभेद पैदा हुए और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि नवाब ने कलकत्ता पर फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया, अपना सैनिक अभियान कर दिया, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और नवाब ने अपने अधीनस्थ माणिकचंद को कलकत्ता सौंपकर नवाब वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। परंतु इस बीच जो एक घटना घटित हुई जिसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं, पिछले शीर्षक में मैंने इस बात पर चर्चा की थी कि ब्लैक होल की घटना क्या थी, जिसमें एक छोटे से कमरे में अंग्रेजों के अनुसार 146 लोगों को बंदी बनाया गया और जब अगले दिन उस कमरे को खोला गया तो केवल 23 बंदी ही जीवित मिले, 123 मर गए। ये जो घटना थी ब्लैक होल की, जिसका अंग्रेजों ने बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया और कई विद्वान तो ये मानते हैं कि ये अंग्रेजों की कल्पना का एक रूप था ये घटना। परंतु अंग्रेजों ने इस ब्लैक होल की घटना का बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया और नवाब के विरुद्ध कई वर्षों तक इस घटना का दुष्प्रचार किया गया कि नवाब का कार्य किस तरह अमानवीय था, किस तरह मानवता के खिलाफ था। जैसे ही कलकत्ता का जो दुर्ग था फोर्ट विलियम, अंग्रेजों का जो किला था फोर्ट विलियम, उसके पतन का समाचार जैसे ही मद्रास पहुंचा तो मद्रास के अंग्रेजों ने एक सेना जो है क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता भेजी नवाब के विरुद्ध और क्लाइव को ये निर्देश दिया अंग्रेजों ने कि वो शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करे। सेना जैसे ही मद्रास से चली 16 अक्टूबर को तो वह दिसंबर में बंगाल पहुंची। इस बीच जो सिराजुद्दौला का प्रभारी था, अधिकारी था माणिकचंद, जिसके हाथों सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की बाग रोड संभाली थी। तो माणिकचंद ने अंग्रेजों से घूस लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया था। ये भी हम समझ सकते हैं किस तरह माणिकचंद ने नवाब के विरुद्ध बिना नवाब के सलाह मशवरा के घूस लेकर, रिश्वत लेकर कलकत्ता अंग्रेज को सौंप दिया था। और जब नवाब को इस बात का पता लगा तो नवाब और अंग्रेजों के बीच वार्ता हुई और नवाब ने अंग्रेजों के साथ कलकत्ता में एक संधि कर दी, जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम उस समय अलीनगर रखा था। तो फरवरी 1757 में नवाब और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई और इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को उनके व्यापारिक अधिकार, जो पुराने अधिकार उन्हें थे, वो मिल गए। साथ ही उन्हें कलकत्ता की किलेबंदी की भी अनुमति मिल गई और नवाब ने यह भी आश्वासन दिया कि उन्हें क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अंग्रेज प्रभावपूर्ण भूमिका में थे और नवाब एक प्रकार से उनके सामने नतमस्तक था। ऐसी स्थिति में अब अंग्रेजों का एक प्रकार से प्रभाव बढ़ने लगा और इस बीच क्लाइव जो है नवाब के अधिकारियों का, उसके जो सेनापति था उनका जो है एक प्रकार से उनके चरित्र को समझ चुका था, उनको परख चुका था कि ये किस हद तक जो है बिकने को तैयार हो सकते हैं। क्लाइव ने इसका लाभ उठाया। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर की महत्वाकांक्षा को जगाया
उसे लगा कि मीर जाफर शीघ्र ही उसकी बातों में आ सकता है, उसके हाथ की कठपुतली बन सकता है। उसने कलकत्ता के कुछ सेठों को, जैसे सेठ दुर्लभ राय, अमीन चंद, इनको भी लालच दिया, और इस तरह ये लालची जो व्यक्ति थे, जो प्रमुख अधिकारी थे, सेनापति थे, ये क्लाइव की ओर मिल गए। और इस तरह क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र तैयार कर लिया। अब जब क्लाइव ने अपनी गोटियां बिठा दी, अपना षड्यंत्र तैयार कर दिया, मीर जाफर को अपनी ओर मिला दिया, जगत से दुर्लभ, अमीन चंद, इनको अपनी ओर मिला दिया। अब क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध सैनिक अभियान प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि नवाब जो है क्रुद्ध हो और वो युद्ध के लिए तैयार हो। तो इसके लिए अंग्रेजों ने मार्च 1757 में पहले फ्रांसीसी जो बस्ती थी चंद्रनगर, उसको जीत लिया। अब क्योंकि वैधानिक रूप से तो चंद्रनगर भी नवाब के अधिकार में था, जब अंग्रेजों ने चंद्रनगर को जीता तो नवाब इससे नाराज हो गया। और ऐसे समय में जब अंग्रेज जान रहे थे कि नवाब इस समय दो ओर से समस्याओं में घिरा हुआ है, एक ओर से अफगानों की समस्या थी, दूसरी ओर मराठों का भय उसे था, तो अंग्रेजों ने इसे अनुकूल अवसर समझा। और दूसरी में जब चंद्रनगर अंग्रेजों द्वारा जीते जाने पर नवाब नाराज हुआ, तो दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध हो गए और एक तरह से युद्ध का वातावरण तैयार हो गया। ऐसी स्थिति में क्लाइव ने अपनी सेना के साथ नवाब की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर प्रस्थान किया। नवाब ने भी अपनी सेना आगे बढ़ाई, और इसका परिणाम यह हुआ कि 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं प्लासी से 22 मील दूर, ये मुर्शिदाबाद जो नवाब की राजधानी थी उससे 22 मील दूर प्लासी नामक गांव में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई, आम के बगीचे में, जैसा इतिहासकार उल्लेख करते हैं। और इस जो प्लासी गांव के पास जो दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई, तो इतिहासकारों का मानना है कि उस समय अंग्रेजों की सेना में 950 पैदल सैनिक, 100 यूरोपीय तोपची और 50 नाविक तथा 2100 भारतीय सैनिक थे, जबकि नवाब की सेना की संख्या इतिहासकारों ने 50,000 बताई है। परंतु नवाब की सेना यद्यपि विशाल अवश्य थी, परंतु उस सेना में वफादार सैनिकों की कमी थी। वफादार जो थे, दो सेना नायक जो वफादार थे, मीर मदान और मोहनलाल, इन दोनों ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। अंग्रेजों के विरुद्ध जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने इतना सशक्त हमला किया, इतनी कुशलता से हमला किया कि अंग्रेजों की सेना के पैर उखड़ गए। क्लाइव को पीछे हटना पड़ा और उन्हें पेड़ों की ओट में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। ऐसा लगने लगा कि नवाब की विजय निश्चित है, और वास्तव में विजय निश्चित थी भी। तो ऐसी स्थिति में मीर जाफर और उसके अधिकारियों, नवाब के अधिकारियों ने और सेनापति मीर जाफर ने सलाह मशवरा किया, और उन्होंने सिराजुद्दौला को समझाया कि हमारी सेना तो शक्तिशाली है, अंग्रेजों के पांव पीछे हट गए हैं, अंग्रेज पीछे हट गए हैं, अब जो है युद्ध क्षेत्र में आपकी आवश्यकता नहीं है, आप राजधानी लौट जाइए। और दुर्भाग्य से सिराजुद्दौला उनकी बातों में आ गया और 200 घुड़सवार सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद लौट गया। अब जो स्थिति थी, क्योंकि सेनापति मीर जाफर था और वह पहले ही क्लाइव से मिला हुआ था, तो संपूर्ण परिस्थितियां मीर जाफर और क्लाइव के पक्ष में थी। कुछ देर जो फ्रांसीसी टुकड़ी थी, जो वफादार सैनिक थे, उन्होंने यद्यपि मुकाबला किया, परंतु मीर जाफर किनारे खड़ा हो गया, क्योंकि वह पहले ही मिला हुआ था। जब सेनापति ही हथियार डाल दे तो सेना क्या करेगी? और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो फ्रांसीसी टुकड़ी थी, जो चंद वफादार सैनिक थे, वो तुरंत ही हार गए। और बाकी जो मीर जाफर की, जो क्योंकि सेनापति तो मीर जाफर ही था, और मीर जाफर किनारे खड़ा हो गया, तो आप समझ सकते हैं सेना की क्या स्थिति रही होगी। तो सेना भी एक और खड़ी होगी। इसका परिणाम ये हुआ कि तुरंत ही क्लाइव को जो है मीर जाफर ने बधाई दी, और इस तरह प्लासी का जो युद्ध था एक प्रकार से नवाब सिराजुद्दौला की ओर से एक प्रकार से हार हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि हार कैसे हुई, क्योंकि मीर जाफर क्लाइव से मिल गया और नवाब जो युद्ध क्षेत्र से अपनी राजधानी लौट गया था,
तो ऐसी स्थिति में तो केवल हार की घोषणा होनी थी। और इस तरह हम समझ सकते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत, एक षड्यंत्र के अनुसार और मीर जाफर की विश्वासघात के कारण प्लासी का युद्ध, जो कि एक युद्ध नहीं बल्कि एक षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र में सिराजुद्दौला हार गया और मीर जाफर, क्लाइव के वादानुसार मीर जाफर नवाब बन गया। 25 जून को मीर जाफर मुर्शिदाबाद लौट गया और उसने अपने को नवाब घोषित कर दिया। जब मीर जाफर मुर्शिदाबाद लौटा, उसने अपने को नवाब घोषित कर दिया, तो सिराजुद्दौला को बंदी बनाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। और इस तरह बंगाल पर जो है अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया और मीर जाफर क्लाइव की सहायता से, क्लाइव के षड्यंत्र के द्वारा बंगाल का नवाब बन गया। ऐसी स्थिति में अब जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया तो उसने अंग्रेजों को 24 परगने की जागीर दी, जमींदारी जो उनको दी पुरस्कार स्वरूप। क्लाइव को पर्सनली हम कह सकते हैं उसके निजी तौर पर 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट क्लाइव को दी गई। 50 लाख रुपए जो सेना थी अंग्रेजों की और नाविकों को पुरस्कार स्वरूप दिया गया। साथ ही साथ बंगाल की जो समस्त फ्रांसीसी बस्तियां थी वे भी अंग्रेजों को सौंप दी गई। और अंग्रेज जो पदाधिकारी कर्मचारी थे, उन्हें जो है बंगाल में निजी व्यापार पर चुंगी से पूरी तरह छूट दे दी गई, जिसे बाद में हम दस्तक के रूप में जानते हैं। और इस तरह प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के भाग्य को ही नहीं बल्कि भारत के पराभव को आरंभ कर दिया। और इस तरह बंगाल पर जो एक समृद्ध प्रांत था उस पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया। प्लासी के युद्ध का जो महत्व है, विद्वानों के अनुसार उसका सामरिक महत्व नहीं है, क्योंकि अंग्रेज इस प्लासी के युद्ध में कोई अपनी सामरिक कुशलता या हम कह सकते हैं सामरिक सर्वोच्चता से नहीं जीते, बल्कि ये षड्यंत्र के तहत अंग्रेज जीते। क्योंकि षड्यंत्र में क्लाइव कुशल था, उसने बंगाल के या कलकत्ता के जो सेठ थे, जगत सेठ, अमीन चंद, दुर्लभ राय, उनको अपने पक्ष में किया घूस रिश्वत दे करके। फिर उसने मीर जाफर को एक लालच दिया नवाब बनने का, और इस तरह मीर जाफर और कलकत्ता के सेठों ने एक प्रकार से हम कह सकते हैं बंगाल को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। और इसके बाद हम जो देखते हैं आगे का जो इतिहास है या आगे की जो घटनाएं हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस प्लासी के युद्ध से प्रभावित हैं। जो नवाब मीर जाफर ने जो अंग्रेजों के हाथ बिक गया और उसने बंगाल को बेच दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे मीर जाफर अंग्रेजों के अधीन होता गया। अपनी रक्षा के लिए वो पूर्णतया अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। उसकी रक्षा के लिए अंग्रेजों ने 6000 की सेना बंगाल में रखी और धीरे धीरे सारी जो प्रशासनिक हम कह सकते हैं राजनीतिक शक्तियां थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों अर्थात अंग्रेजों के हाथों चली गई। स्थिति यहाँ तक आ गई कि नवाब का एक अधीनस्थ कर्मचारी जो था दीवान दुर्लभ राय और राम नारायण, उन्होंने नवाब के विरुद्ध विश्वासघात किया। मीर जाफर नवाब था, उसने अपने विश्वासघाती को दंड देना चाहता था, परंतु कंपनी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि कंपनी को तो विश्वासघाती धोखेबाज अधिकारी या धोखेबाज व्यक्ति ही पसंद थे जिनका वे नवाब के विरुद्ध प्रयोग कर सकते। इसका परिणाम यह हुआ कि जैसे मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध धोखा किया, षड्यंत्र किया और अंग्रेजों से मिल गया, बाद में वैसे ही मीर कासिम ने भी किया और मीर कासिम ने मीर जाफर के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ मिलकर मीर जाफर को पद से हटा दिया। और इस तरह 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। तो ये सब परिणाम जो हैं अप्रत्यक्ष रूप से प्लासी के युद्ध के परिणाम ही हैं, जिन कारणों से बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव ही स्थापित नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे उनका राजनीतिक वर्चस्व इतना बढ़ा उनके लिए भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का मार्ग खुल गया या प्रशस्त हो गया। अगले इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले शीर्षक में हम बक्सर के युद्ध और मीर कासिम पे चर्चा करेंगे।